नमस्कार, जिंदा एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये लेक्चर नंबर 25 है। हमने वाइटल स्टैटिस्टिक स्टार्ट की थी 21 से लेके जो पिछले 4 लेक्चर है 24 तक, उसमें वाइटल स्टैटिस्टिक हमने पढ़ी थी। और जस्ट जो 24वां लेक्चर है उसके अंदर हमने मृत्यु दर के बारे में पढ़ा था कि मृत्यु दर के अंदर कौन कौन से पढ़े थे। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, और नवजात मृत्यु दर क्या होती है, और बाद नवजात मृत्यु दर क्या होती है। इनके फॉर्मूले पढ़े थे और इनको किस प्रकार से यूज किया जाता है ये हमने पढ़ा था। फिर लास्ट के अंदर मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि भाई नवजात शिशु मृत्यु दर और बाद नवजात मृत्यु दर होती है, वो आपके पास शिशु मृत्यु दर का ही घटक होती है। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। तो आज ये जो लेक्चर है वो है जनसंख्या वृद्धि दर के माप होते हैं। इस जनसंख्या वृद्धि दर के माप में सबसे जो पहला जो पॉइंट है वो है प्राकृतिक वृद्धि या असंशोधित दर। ये कैसे निकाला जाता है, इसके निकालने के लिए आपको दो जो हमने सीबीआर पढ़ी थी, क्रूड बर्थ रेट पढ़ी थी और क्रूड डेथ रेट पढ़ी थी, इन दोनों का यदि मैं डिफरेंस कर दूं तो इन दोनों को डिफरेंस करने पर मेरे को प्राकृतिक वृद्धि की असंशोधित दर मेरे को प्राप्त हो जाती है। ये एक्चुअली जो इनको निकालने के लिए इसकी मतलब वृद्धि दर उपलब्ध नहीं करा, मतलब ये जनसंख्या के अंतर्गत क्या होती है कि ये शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर उपलब्ध नहीं कराती है। मतलब ये एक प्राकृतिक और ऐसा मतलब क्रूड कच्चा माप इसको बोल सकते हो। सीबीआर और सीडीआर का डिफरेंस होता है, उसको प्राकृतिक वृद्धि एसोसिएट दर कहा जाता है। यही मैंने वापस नोट्स के अंदर लिखा है कि ये शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर की उपलब्ध नहीं करें, मतलब किसी एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या हुई है ये आपको टोटल नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता है? क्योंकि जब हम सीबीआर निकालते हैं तो ये भी आपके पास मतलब शुद्ध नहीं होता है, और जब सीडीआर निकालते हैं तो ये भी आपके पास शुद्ध नहीं होता है। जब हमने सीबीआर और सीडीआर का पीछे जो लेक्चर नंबर 22 में अप्रोक्सीमेट वहां पर पढ़ा था, तब हमने बताया था कि ये शुद्ध माप में नहीं है। फिर जो मैंने दूसरा जो इसके अंदर जो मेथड लिया है जनसंख्या वृद्धि दर के माप के अंदर, जो मापों के जो मेथड या फिर मतलब मापों के जो सूचकांक जो लिए जा रही है, मतलब इसमें जो माप होते हैं इसके अंदर, तो दूसरा जो मेथड है वो है जन्म मृत्यु सूचकांक। क्वेश्चन आता है कि जन्म मृत्यु सूचकांक का जो फॉर्मूला होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपको सीबीआर और सीडीआर दे रखी होगी और उससे पूछा जाएगा कि जन्म मृत्यु सूचकांक क्या होता है। तो इसका जो वाइटल इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, जन्म मृत्यु सूचकांक को कहा जाता है वाइटल इंडेक्स। तो सीबीआर आपको दे रखा होगा, अपॉन में सीडीआर आपको दे रखा होगा, इनटू आप 100 से मल्टीपल कर लोगे, इससे वाइटल इंडेक्स मिल जाएगा। और ये जो एक जन्म मृत्यु सूचकांक होता है ये एक कच्चा माप होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कच्चा माप कौन सा है। उसके अंदर जन्म मृत्यु सूचकांक वाला ऑप्शन है, उसी को टिक करना है। 4-5 ऑप्शन दे रहेगा आपको, जीआरआर भी दे रखा है, एनआर भी दे रखा होगा, एसओ दर भी दे रखा होगा और जन्म मृत्यु सूचकांक भी दे रखा। उनमें से जो करेक्ट होगा वो होगा आपके पास जन्म मृत्यु सूचकांक। फिर मैंने जो तीसरा जो टॉपिक लिया है वो है, तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोस रिप्रोडक्ट रेट। रेट होती है ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, क्या होती है? जीआरआर जिसको कहा जाता है। जीआरआर होता क्या है कि एक्चुअली यदि हम टीएफआर की गणना यदि हम केवल लड़कियों की जनसंख्या से की जाए तो वो आपके पास जीआरआर प्राप्त होता है। ये मैंने आपके इसमें डेफिनेशन भी लिखा है, तो देखिए मैंने डेफिनेशन के अंदर मैंने नोट्स के अंदर क्या क्या लिखा है, तो देखिए नोट्स के अंदर ये लिखा है कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म देने योग्य आयु में, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म देने योग्य आयु में जन्मित कुल कन्याओं की संख्या को जीआरआर कहते हैं। यदि जन्म दर विशिष्ट उर्वरता दर हो, यदि विशिष्ट उर्वरता दर के अंदर यदि प्रति 1000 स्त्रियों को जन्म देने योग्य आयु में यदि कुल जन्मित सिर्फ कन्याओं को यदि मद्देनजर रखा जाए तो उसको कहा जाता है जीआरआर। यदि विशिष्ट उर्वरता दर के अंदर आ गए तो वो हमें मालूम है कि वो टीएफआर टोटल फर्टिलाइजर रेट के अंदर चली जाती है। तो टोटल फर्टिलाइजर रेट की यदि गणना केवल लड़कियों के ऊपर की जाए तो उससे आपको जीआरआर मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके कहीं नहीं पूछा जाएगा कि मतलब जीआरआर कैसे प्राप्त होगा, बल्कि जीआरआर से क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली डेफिनेशन एग्जाम कई बार पूछी जा चुकी है कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म देने योग्य आयु में जन्मित कुल कन्या, यदि जन्मित कुल कन्याओं का कहीं पर यदि शब्द आ जाए उसका मतलब होता है कि वो जीआरआर की बात कर रहा है। फिर आपके पास मतलब इसका फॉर्मूला नीचे मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। ये फॉर्मूला आपके पास, इस फॉर्मूले से आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, इससे जो नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। विशिष्ट उन्मुक्त दरों का योग जिसकी गणना लड़कियों के जन्म से की गई और जीआरआर प्राप्त हो जाती है। एक ही बात है, टीएफआर को ही मैंने ओपन किया, यहाँ पर विशिष्ट उर्वरता दरों का योग जिनकी गणना लड़कियों के जन्म से की जाती है जीआरआर कहलाती है। फिर आपके पास मतलब नोट के अंदर मैंने जो इस जीआरआर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बातों से एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिनमें से पहले दो पॉइंट हालांकि कम पूछे जाते हैं,
परंतु जो बाद के जो पॉइंट लिखा है उसमें ज्यादा कुछ होता है। इनमें पहले दो पॉइंट जो कम इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। इनमें जन्मित कन्या को प्रजनन काल 49 वर्ष तक जीवित मानते हैं। मतलब ये इस जीआरआर की सबसे महत्वपूर्ण कमी है। जीआरआर की महत्वपूर्ण कमी क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि लड़की को लास्ट जो प्रजनन, जो उसकी जो डिलीवरी का जो लास्ट पीरियड मतलब लास्ट टाइम होता है, तब तक इस लड़की को जीवित मानना। बल्कि ये तो एक हकीकत नहीं होती है ना, कुछ लड़कियों की पहली डिलीवरी के अंदर भी मृत्यु हो जाती है, कुछ कहीं पर केस ऐसे भी होते हैं। तो वो आपके पास मतलब जन्मित कन्याओं ये इसकी मतलब दोष है कि भाई इसमें मतलब सारी कन्याओं को मतलब 49 साल तक जो प्रजनन काल होता है वहां तक इनको जीवित माना जाता है। तो ये एक मतलब डिमेरिज है, तो मतलब इसका दोष है। प्रजनन काल में उर्वरता दर स्थिर रहती है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि प्रजनन काल में उर्वरता दर स्थिर रहती है, मतलब जन्म दर स्थिर रहता है। ये आपके पास ये भी है, मतलब इसको ध्यान में मतलब एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जाता है जीआरआर तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, बिल्कुल भी ऑप्शन में आ जाएगा जीआरआर निम्नलिखित में से, या फिर ऐसा आएगा जीआरआर से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या इनमें सारी कन्याओं को जीवित मानते हैं? पहला ऑप्शन ऐसे दे देगा। दूसरा ऑप्शन ऐसे दे देगा प्रजनन काल में मृत्यु दर स्थिर रहती है, बिल्कुल भी। जीआरआर तुलनात्मक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, जीआरआर तुलनात्मक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर जो एक दूसरा होता है कि जीआरआर हमें यह बताता है कि जो भविष्य के अंदर जो लड़कियां यहाँ पर जन्म लिए, मतलब इस 8% के अंदर जो लड़कियां जन्म लिए, वो इन फ्यूचर के अंदर कितनी माताएं बनेगी, तो उन माताओं का जो संख्याएं कैलकुलेट की जाती है वो जीआरआर के रिलेटेड की जाती है। यही मैंने नोट्स के अंदर लिखा है। जीआरआर हमें एक माप देता है जो बताता है कि आज की माताओं के स्थान पर भविष्य में कितनी माताएं होगी, तो ये आपके पास जीआरआर बताता है। फिर मैंने ये भी लिखा है कि इसमें से ये संख्याएं काल्पनिक होती है। काल्पनिक क्यों होती है? क्योंकि जो ये जीआरआर आज बता देता है कि मतलब आपके परिवार में आने वाले समय में इतनी माताएं बनेगी, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर कौन सी लड़की जीवित रहे और कौन सी नहीं रहे, डेथ भी तो हो सकती है ना डिलीवरी के टाइम। तो मतलब ये एक मतलब काल्पनिक संख्या होगी, मतलब इसके ऊपर हम विचार विमर्श नहीं कर सकते, ये काल्पनिक संख्या है, मतलब पूर्ण रूप से इस पर यकीन नहीं कर सकते कि भाई जीआरआर आपके पास 100% सत्य है, नहीं। क्योंकि भविष्य के अंदर कितनी माताएं बनेगी ये जीआरआर कभी नहीं बताता है। माताएं बनेगी मतलब इसकी अनुमान संभावना लगा सकता है, परंतु 8% 100% ये नहीं बता सकता कि इतनी ही माताएं बनेगी। एक दो की डेथ भी हो जाए तो ये सिर्फ जीवित कन्याओं के आधार पर है, ये जीआरआर है जो ओनली फॉर जीवित कन्याओं के आधार पर है। इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि भाई इतनी माताएं मतलब इन्हें मृत्यु की संख्या को तो मतलब इंक्लूड नहीं किया ना कि भाई इतनी संख्या मर गई तो फिर इसके बाद में जो माताएं होगी वो भी तो मतलब वही केवल माताएं बनेगी, बाकी जो मर गई वो थोड़ी माताएं बनेगी। मतलब ये आपके पास एक काल्पनिक मान है। फिर जो एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जीआरआर यदि ग्रेटर देन यदि 1 हो तो इसका मतलब होता है जनसंख्याएं क्या होगी, बढ़ेगी। यदि जीआरआर इक्वल होता है तो इसका मतलब होता है जनसंख्या स्थिर रहेगी। यदि जीआरआर लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ तक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीआरआर को ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। फिर जीआरआर और टीएफआर के मध्य संबंध होता है वो इस प्रकार डिनोटेड किया जाता है, जीआरआर इक्वल टू जितनी भी जन्मित कन्याओं की संख्या होती है उसको ऊपर लिख लूंगा, और जितनी भी कन्या और जितने भी शिशु आपके पास जन्म लिए, शिशु के अंदर क्या होता है कि मतलब लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, उन सारे तमाम संख्याओं को मैं नीचे नीचे ओपन कर दूंगा। और जो तो ये जो आपके पास जितने भी मतलब लड़के या लड़के जितनी भी जन्म होती है उनकी संख्या को यदि मैं नीचे कर देता हूँ तो इसका जैसे डिवाइड करता हूँ और इनटू मल्टीपल में टीएफआर, टीएफआर आपको एग्जाम के अंदर यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिलेटेड आपको टीएफआर दे रखी होगी, और फिर जीआरआर पूछा जाएगा तो जीआरआर आप बता दोगे। कई बार आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि टीएफआर की वैल्यू जीआरआर के पदों में, तो टीएफआर की वैल्यू जीआरआर के पद में इस बी को ऊपर भेज दूंगा, एफ ऑफ बी को नीचे भेज दूंगा। तो ये तो आपको मतलब नॉर्मल मैथ है, ये आपको करना आना चाहिए। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि टीएफआर और जीआरआर के मध्य संबंध है, तो टीएफआर ये संबंध बता दोगे। कई बार इसी फॉर्मूले के तोड़ मरोड़ के मतलब ऑप्शन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वैसे हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है चौथा जो पॉइंट है वो पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर के माप के अंदर जो चौथा पॉइंट है वो है शुद्ध प्रजनन दर, नेट रिप्रोडक्शन रेट, इसको एनआरआर भी कहा जाता है। तो शुद्ध नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, इसका जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि इसके अंदर जो जीआरआर होती है यदि उसके अंदर यदि मैं मृत्यु की जो कन्याएं मृत हो जाती है या फिर बाद में जब डिलीवरी टाइम होते है तब मर जाती है, उनके यदि प्रभाव को मैं शामिल कर लिया जाता है तो वो आपके पास एनआरआर बन जाती है। तो यही मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखी है, यदि जीआरआर में मृत्यु का प्रभाव शामिल किया जाए तो वो एनआरआर प्राप्त हो जाए। मृत्यु का प्रभाव समझ रहे हो ना, जीआरआर के अंदर क्या होती है कि कोई भी महिलाओं की डिलीवरी होती है और उसके डिलीवरी होती है और उसके अंदर यदि महिलाएं कोई बच्ची कन्या पैदा होती है तो मतलब उसको जीआरआर के अंदर
टोटल मतलब लाइफ टाइम में जब वो 49 तक पहुंचे तब तक उनको जीवित मानता है, पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। पर उसके जब जब वो बच्चे पैदा करने या प्रजनन काल में होती है तब उसकी मृत्यु हो सकती है ना। तो ये भी मतलब इस फैक्टर को, जो मृत्यु वाले फैक्टर को, इसको भी तो ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको ध्यान रखने के लिए इस फैक्टर को यदि जीआरआर के अंदर ऐड कर लिया जाए या ध्यान रख लिया जाए तो वो हमारे को एनआरआर प्राप्त हो जाती है। और फिर ये एनआरआर जैसे ही मृत्यु मृत्यु दर को यदि हम शामिल कर लेते हैं, यदि मृत्यु के प्रभाव को शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि आने वाले फ्यूचर के अंदर कितनी माताएं मतलब जो अभी जो कन्याएं जन्म लिया है इनसे मतलब कितनी माताएं का जगह लेगी ये कन्याएं। तो ये मतलब ये सारी की सारी शुद्ध प्रजनन दर के अंदर आती है। तो ये एक शुद्ध है, वास्तविक माप है, बिल्कुल भी है, क्योंकि जीवित कन्या ही भविष्य में जनम संख्या वृद्धि दर में भागीदारी लेगी, जनसंख्या वृद्धि दर भागी हमें ये भी हमें पता है। जो मर जाती है वो तो जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर भागीदारी नहीं लेगी ना। तो मतलब जो जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर कौन कौन भागी ले रही, जनसंख्या वृद्धि दर मतलब जो आने वाले समय के अंदर जो माताएं बनेगी, जो मर्द हो गई वो तो माताएं नहीं बनेगी ना, जो जीवित है वही माताएं बनेगी। तो ये आपके पास शुद्ध भी है और वास्तविक माप भी है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से वास्तविक माप है जीआरआर, एनआरआर, टीएफआर, ऐसे दे दिया जाए तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि एनआरआर है जो शुद्ध एवं वास्तविक माप है। फिर वही एनआरआर के मैंने 1 से तुलना कर दी। यदि एनआरआर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब होता है जनसंख्या में वृद्धि होगी, यदि लेस देन 1 है तो जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। और यदि एनआरआर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब होता है जनसंख्या क्या होगी, स्थिर होगी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर जो एक एग्जाम के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता है एनआरआर और जीआरआर के अंदर रिलेशन क्या होता है। देखो सामान्य परिस्थितियों के अंदर तो जो एनआरआर होती है वो जीआरआर से क्या होती है, कम होती है। तो ये मैंने लिखा है कि सामान्य परिस्थितियों में एनआरआर का मान जीआरआर से क्या होता है, कम होता है। परंतु हमेशा के लिए यदि आप बात करना चाहते हो तो एनआरआर होती है जो हमेशा से जीआरआर से छोटी या इक्वल होती है। ये तो पता है छोटी या इक्वल होगी, पर आपके पास सामान्य परिस्थितियों के अंदर हमेशा के लिए क्या होगी, छोटी होगी। यही मैंने एक क्वेश्चन इस सामान्य परिस्थिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सामान्य परिस्थितियों में एनआरआर व जीआरआर के मध्य संबंध होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो एनआरआर इक्वल टू जीआरआर, सेकंड जो ऑप्शन है वो एनआरआर लेस देन टू जीआरआर, और जो थर्ड जो ऑप्शन है वो है बोथ, या फिर चौथा जो ऑप्शन है वो है नन। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड, एनआरआर होता है वो लेस देन होता है जीआरआर से। तो आज का लेक्चर यही है। और ये अब सिर्फ इसके अंदर जो यूनिट है, जो वाइटल स्टेटिस्टिक है, इसके अंदर मैंने आपको लाइव टेबल पढ़ाना ही बाकी बचा है। बाकी ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जो लाइव टेबल से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं एक बार के लिए लाइव टेबल आपको बता दूंगा, वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका कि आपने जिंदा एकेडमी सर्च किया और जिंदा एकेडमी पर टाइम दिया। ये और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इससे बेटर कंटेंट लेके आ जाऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा आगे आने वाले जो लेक्चर, यदि ये कोर्स खत्म होने के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए जिंदा एकेडमी। थैंक यू।